सामंत व्यवस्था से होने वाले लाभ की चर्चा आज हम करेंगे। सामंत व्यवस्था जो राजस्थान के पुराने राजपूताना में बड़ी एक मौलिक व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। और ये सामंत व्यवस्था जो थी यूरोपीय सामंत व्यवस्था से बहुत ही अलग प्रकार की भिन्न थी। इसके कई लाभ जो थे वो राज्य को मिले, प्रजा को मिले, और इसकी कई हानियां भी थी। उसके कारण से हम देखेंगे कि राज्य को उस नुकसान का भी सामना करना पड़ा। पहले हम लाभ की चर्चा करेंगे। लाभ के अंतर्गत हम मानते हैं कि पहला जो कारण है कि राज्यों की सुरक्षा में सहायक। मध्यकाल में जब राजस्थान में विभिन्न भागों में विभिन्न वंश के राजाओं ने अपने राज्यों की स्थापना की थी, उस समय बहुधा संघर्ष होते रहते थे। एक राजा दूसरे राज्य को समाप्त करने की प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ था। इस संघर्ष व सुरक्षा के काल में सामंत अपने राजा के राज्य के वफादार प्रहरी सिद्ध होते थे। देखा जाए तो नरेश का विश्वसनीय महत्वपूर्ण सहयोगी वर्ग सामंत का ही होता था। जिस तरह एक राजा का प्रधान कार्य अपने राज्य की सुरक्षा करना था, उसी तरह सामंतों का भी प्रमुख कर्तव्य राज्य की सुरक्षा में अपना हाथ बटाना था। वक्त पड़ने पर सामंत अपने सैनिकों सहित प्राण देकर भी राज्य की रक्षा करते थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामंत व्यवस्था शासकों को शक्ति संपन्न बनाने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई और राज्य की सुरक्षा के लिए भी उसने सहायता प्रदान की। दूसरा, राजस्व की वसूली में सहायक। राजस्थान में नरेशों की आय का मुख्य साधन भूमि कर ही होता था, अतः उस भूमि कर की वसूली में भी सामंती व्यवस्था सहायक सिद्ध हुई। सामंत अपनी अपनी जागीरों के क्षेत्र का राजस्व वसूल करते थे और उसमें से निर्धारित रकम वे राजकोष में जमा कराते थे। अतः इस सामंती व्यवस्था के माध्यम से विशाल राज्यों के नरेश भी बिना किसी कठिनाई के अपने राज्यों का राजस्व वसूल कर लिया करते थे। आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता। मध्यकाल के पूर्वार्ध तक राजपूत नरेश लगातार युद्धों में उलझे रहे। पहले उन्हें अपने अस्तित्व के लिए अपने ही पड़ोसी राजाओं से युद्ध करने पड़े। इसके उपरांत जब मुसलमानों के भारत पर आक्रमण होने लगे तो राजपूतों को अपने धर्म तथा राज्य की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध करने पड़े। और जब मुसलमान भारत में सुल्तान ही बन बैठे तो राजस्थान में राजपूत नरेशों को अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए कई युद्ध करने पड़े। इस तरह के युद्ध मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल तक चलते रहे। इन दीर्घकालीन व अनिश्चित युद्धों से राजपूत नरेशों को अपार जन तथा धन हानि उठानी पड़ी थी। उस काल में आज की तरह जनता पर नाना प्रकार के कर लगाकर जो धन वसूल किया नहीं जाता था, अतः सीमित आय के साधनों के साथ ही लगातार युद्ध करने से सामंतों की आर्थिक व्यवस्था दयनीय हो जाती थी। इस आर्थिक दयनीयता निवारण हेतु नरेश अपने सामंतों से धन लेकर उसकी क्षतिपूर्ति किया करते थे। राजपूत नरेशों में सदा अपनी आर्थिक कमियों को अपने सामंतों से धन लेकर ही पूरा करने की परंपरा भी रही थी। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामंतों पर नाना प्रकार की लाग बाग लगाते रहे और उससे धन वसूल करते रहे। निस्संदेह राजाओं द्वारा सामंतों के इस तरह धन वसूल करना उनके संबंध में तनाव उत्पन्न करने का कारण बन गया, किंतु नरेशों की आर्थिक कठिनाइयां तो सामंतों के सहयोग से ही दूर होती थी। अतः राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी, उस आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं न कहीं राजा की जो निर्भरता थी वो सामंतों पर रहा करती थी, और ये सामंत ही राज्य की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का कार्य भी करते थे। राजपूतों में एकता बनाए रखने में सहायक, राजसत्ता की एकता में सहायक। सामंत बहुता राजा के कुल तथा वंश के ही होते थे। इनके अतिरिक्त राजा के दूर के संबंधी भी सामंत बनाए जाते थे। अतः सामंतों के साथ राजा एक बड़े परिवार के अध्यक्ष के तुल्य रहता था। सामंत एवं राजा के मध्य संबंध दास एवं स्वामी का न होकर के समकक्षता और समानता लिए होते थे। इसके परिणाम स्वरूप राजा व सामंत भाईचारे का जीवन व्यतीत करते थे। उनमें समानता की भावना का विकास होता रहता था। परिणामतः उनके एकता बनी रहती थी और एक परिवार के सदस्यों की तरह जीवन व्यतीत करते थे और सहयोग भी करते थे। उनमें पारिवारिक प्रेम बना रहता था। अतः राजस्थान की सामंत व्यवस्था में राजपूतों में एकता तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में अनुपम कड़ी सिद्ध हुए। कहीं कहीं इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकतर इसका जो फायदा था वह पारिवारिक एकता के कारण राज्य को मिला, प्रजा को मिला। अगला है
सैनिक सेवाएं, ये सभी सामंत लोग अपने जागीर में सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सैनिक भर्ती किया करते थे, और उस सैनिक भर्ती का जो लाभ है वो युद्ध काल की परिस्थितियों में और संकट काल की परिस्थितियों में ये राजा को समर्पित करते थे। राजा की अपनी कोई केंद्रीय सेना उस समय नहीं हुआ करती थी। इन सामंतों के जो सैनिक टुकड़ियां होती थी, ये सभी सामंत मिलकर के अपनी अपनी सेना से राजा की सेना का निर्माण करते थे। तो एक तरह से इन सामंतों का इन सैनिक सेवाओं को लेकर के एक बड़ा योगदान उस काल में देखने को मिलता है। जीविकोपार्जन का संसाधन, प्राचीन काल में जीवन व्यापन के साधन जातियों के अनुसार निर्धारित किए गए थे, जिसका आधार वर्ण व्यवस्था थी। क्षत्रिय व राजपूत का धर्म सेवा करना, रक्षा करना, युद्ध के लिए तैयार रहना था। वे सदा सैनिक सेवा के लिए प्रस्तुत रहते थे। इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान के राजपूतों को अधिक से अधिक सैनिक कार्य करने का मौका मिलता था। वीर राजपूत इस कार्य के लिए सदैव उपलब्ध रहते थे। उनसे इसके अतिरिक्त अन्य सेवा व कार्य हो ही नहीं सकता था। सामंत व्यवस्था ने राजपूतों को उनके योग्य जीविकोपार्जन करने का साधन भी उपलब्ध करवाया। दरबारी संस्कृति और गौरव की रक्षा, राजपूत नरेशों का गौरव भी इन सामंतों के सहारे ही सुरक्षित था। राज दरबार के गौरव को बढ़ाने का प्रयास तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। नरेश अपने राज दरबार की शोभा बढ़ाने हेतु प्रसिद्ध विद्वानों को अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया करते थे। विदेशी यात्रियों को आमंत्रित भी किया करते थे। दिल्ली के सुल्तान भी इस दिशा में उदासीन नहीं रहे थे। उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने काफी ईरानियों को अपने दरबार में एकत्रित किया था। किंतु राजस्थान की सामंत व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान के सामंत अपने दरबार के गौरव बढ़ाने के प्रमुख साधन सिद्ध हुए, और जब विशेष अवसरों पर वे अपने यहाँ दरबार आयोजित करते थे, राजा का दूसरे राज्यों में आदर एवं सम्मान सामंतों के पीछे ही होता था, क्योंकि सामंतों के पराक्रम का फायदा भी और सामंतों के प्रभाव का फायदा भी सीधा राजा को ही प्राप्त होता था। अतः हम देखते हैं कि दरबार के गौरव को बढ़ाने के लिए, दरबारी संस्कृति को, एक अदब को डेवलप करने के लिए सामंतों की जो प्रथा थी, ये दरबारी शान, वैभव, शौकत और उसकी जो मर्यादाएं थी, उसका पालन करते हुए इन्होंने दरबारी संस्कृति को बढ़ावा देने में काफी योगदान दिया। राजा की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, राजतंत्र प्रणाली का ही दूसरा स्वरूप स्वेच्छाचारी शासक का बन जाता है। देवी सिद्धांत में विश्वास रखने वाले राजपूत नरेश निरंकुश शासन करना पसंद करते थे, किंतु राज्य में सामंत राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करते थे। राज्य के महत्वपूर्ण सामंतों से राजा को राज्य के प्रशासनिक कार्यों में मंत्रणा लेनी पड़ती थी। कई ताजमी सरदार राज्य के प्रशासन में उच्च पदाधिकारी भी होते थे। उच्च पदों पर आसीन सामंत राजा को मनमानी नहीं करने देते थे। सलाहकार के रूप में वे सामंत केवल प्रशासनिक कार्यों में ही राजा पर नियंत्रण रखते, बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन पर भी नियंत्रण रखते थे। सामंत शक्तिशाली होते थे कि वे राजा के प्रशासन संबंधी निर्णय भी बदल दिया करते थे। अतः स्पष्ट है कि सामंत प्रथा ने राजाओं के स्वेच्छाचारी शासन पर भी बहुत हद तक अपना अंकुश रखा। ऐसे बहुत से मौके राजस्थान में हम देखने को मिलता है कि अलग अलग राजपूत शासन में हम देखते हैं कि जहां पर राजा के कई बड़े निर्णयों को भी सामंतों ने अपने प्रभाव से उसको बदला था, और उसका एकमात्र आधार राज्य हित होता था। तो राज्य हित की दृष्टि से ये सामंतों के जो निर्णय होते थे ये सामूहिक होते थे और राज्य के हित का पालन करते थे। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे कि जहां पर हमें लगता है कि सामंतों ने किस तरह से राज्य के हित में निर्णय लिए। जैसा कि हम एक उदाहरण देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल के लिए उत्तराधिकार का अधिकार दे दिया था, लेकिन मेवाड़ के जो हितैषी सामंत थे, वरिष्ठ सामंत थे, उन सभी ने मिलकर के उस निर्णय को बदला और उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और श्रेष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया। तो ये कुछ ऐसे कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि उन निर्णयों के आधार पर उन सामंतों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को, राज्य की गौरव को बढ़ाने में भी सहायता प्रदान की है। इस तरह हम देखते हैं कि
ये सामंत व्यवस्था के कई लाभ हमें देखने को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन लाभ के साथ साथ कई हानियां भी जो है सामंत व्यवस्था की राजस्थान में रही है। वो हानियां इस प्रकार है। सामंत व्यवस्था की हानियां: राजा के साथ संघर्ष एवं हितों का टकराव। राजपूतों के प्रकृति से स्वाभिमानी एवं अभिमानी होते थे, किंतु कभी कभी जरूरत से ज्यादा अभिमान और स्वाभिमान राजा के साथ टकराव पैदा कर देता था। स्वाभिमान के साथ यदि किसी अहंकार के मुद्दे पर वे अपने राजा के दुश्मन भी बन बैठते थे और राजा से संबंध कटु हो जाते थे। इस तरह मुगल सम्राट ऐसे सामंतों को प्रोत्साहन देते थे और उन्हें फूट डालकर अपने दरबार में नौकरी देकर राजा के लिए संकट उत्पन्न कर दिया करते थे। इस तरह की नीति कई सामंतों ने मराठों के प्रभुत्व काल में ब्रिटिश सरकार के साथ अपनाई। उनके इस तरह के बर्ताव ने राजा के सामने कई संकट उत्पन्न किए। इससे राज्य की जो सुरक्षा की स्थिति थी वह कमजोर भी पड़ी। राज्य के विकास में बाधा। यहाँ पहले तो राजस्थान के नरेश ही परंपरावादी और अविकसित विचारों के होते थे। अपने प्रजाजनों को अधिक शिक्षित बनाना पसंद नहीं करते थे। सामंत इस दिशा में राजाओं से भी बढ़कर होते थे। वे अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते। अपनी जागीर के लोगों को बाहरी प्रभाव से बचाने की दृष्टि से यातायात के साधनों को विकसित नहीं करते थे। इसका परिणाम यह होता था कि जागीर के लोग कुपंडुकी बने रहते थे। वे शिक्षा के अभाव में सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों से भी पिछड़े ही रहते थे। इस पिछड़ेपन का सबसे अधिक प्रभाव किसानों पर पड़ता था। इस कारण से हम देखते हैं कि वे अपने हित को साधने के लिए प्रजा का जो एक विकास होता है, उस विकास में जो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, आर्थिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, उन सभी विकासों के अंदर वो बड़ी परंपरागत सोच को लेकर के निर्णय लिया करते थे। राजा का सामंतों पर आश्रित होना यह राज्य के लिए घातक। अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, उसे अपने सामंतों पर आश्रित रहना पड़ता था। राज्य की सुरक्षा सामंतों की सैनिक सहायता पर अवलंबित थी। राजा को अपनी उत्तराधिकारी मनोनीत करने पर भी अपने सामंतों की राय लेनी पड़ती थी। कई बार सामंतों ने राजा द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी को मानने से ही इनकार कर दिया। राजा की आर्थिक स्थिति भी सामंतों के सहयोग पर निर्भर करती थी। राज्य के प्रशासन में स्फूर्ति तथा विकास राजा को अपने सामंतों के सहयोग से ही कर सकता था। अतः निरंकुश होते हुए भी राजस्थान के राजा अपने कार्यों में निरंकुश नहीं हो सके और उनका जो डिपेंडेंसी थी वो सामंतों पर वो आधारित रहे और सामंतों के सहयोग से ही उन्होंने अपना प्रशासन चलाया। भूमि का विभाजन। सामंत व्यवस्था जागीरदारी का ही दूसरा रूप था। अतः इस व्यवस्था के अंतर्गत राजा अपनी भूमि को सामंतों में और सामंत अपने छोटे छोटे टुकड़ों में अपने भाइयों में बांट देते थे। इससे भूमि की उर्वरता नष्ट हुई और जागीर सामंतों के जीविकोपार्जन का भी पर्याप्त साधन नहीं रही। इसका परिणाम यह हो गई, राजा तथा सामंतों के संबंध कटु होते चले गए और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। भूमि को बंटवारे को लेकर, चूंकि भूमि को ही उस समय अर्थ का सबसे बड़ा मानक माना जाता था और जिसके पास अधिकाधिक भूमि होती थी उसे समाज में बड़ा स्थान मिलता था, तो उस भूमि को लेकर के जितना वैमनस्य इस व्यवस्था में बढ़ा, उस कारण से राज्य को काफी हानि हुई। असमानता जनित असंतोष। राजस्थान के विभिन्न राज्यों की सामंत व्यवस्था से के अवलोकन से स्पष्ट है कि हर राज्य में सामंतों का वर्गीकरण, कुछ सामंत ताजमी होते थे, कुछ आदर के भी पात्र नहीं होते थे। सामंतों को अपनी श्रेणी के अनुसार ही जीवन यापन करना पड़ता था। ताजमी सरदार वैवाहिक संबंध ताजमी सरदार से ही किया करता था, अपने से निम्न श्रेणी के साथ नहीं करता था। उसको जागीरें भी उसके श्रेणी के अनुसार ही प्राप्त होती थी। उनके आय के साधन भी इसके अनुपात में होते थे। अतः बड़े सामंत और छोटे सामंतों को हीन भाव से देखते थे। दरबार में छोटे सामंतों को न तो सम्मान ही होता था और न प्रशासन में उनका हाथ ही रहता था, न उनकी राय ज्यादा मानी जाती थी। इस तरह सामंत व्यवस्था ने राजपूत सरदारों में असमानता की भावना पैदा कर दी, जो आगे चल करके हम देखते हैं कि राज्य के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई। इस असमानता की भावना के कारण आपसी संघर्ष को बढ़ावा मिला और इस संघर्ष के कारण अंततोगत्वा राज्य की ही हानि हुई और सामंतों का विलासी जीवन। हम देखते हैं कि प्रजा से विभिन्न प्रकार के कर वसूल करना, क्योंकि एक कर का एक हिस्सा उनको राजकोष में जमा कराना होता था और इसके अलावा प्रजा से वे अधिक कर वसूल करके अपना एक विलासी जीवन जीते थे।
सामंतों की विलासिता के कई उदाहरण हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं कि और उस विलासी जीवन के कारण प्रजा का जो असंतोष बढ़ता था उस सामंत के प्रति, उस असंतोष का सीधा असर राज्यों पर पड़ता था। और ऐसे हम देखते हैं कि कई घटनाएं इस तरह की हुई है कि सामंतों के प्रति असंतोष के कारण प्रजा का सारा गुस्सा राजा के प्रति निकला और बाहरी आक्रमणों के समय प्रजा बड़ी तटस्थ बनी रही और उन्होंने कभी भी उस अपने राज की असंतोष के कारण विदेशी आक्रमणकारी का कभी कोई सामना नहीं किया, उसका कोई प्रतिरोध नहीं किया। इस कारण से हम देखें कि इसका एक दूरगामी परिणाम हमें उन राज्यों में देखने को मिलता है। सामंतों के आपसी मनमुटाव व झगड़े होने के कारण ये सामंत लोग अपनी सारी शक्ति को, अपनी सारी ऊर्जा को, अपने राज्य के संसाधनों को, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने अहंकार को मान्यता देने के लिए कर लिया करते थे। जितने भी मानव संसाधन थे, आर्थिक संसाधन थे, उन सभी का उपयोग भी उन मनमुटाव और झगड़ों की भेंट चढ़ जाते थे। इस कारण से राज्य का जो विकास है वो अवरुद्ध होता था। और राजकोष पर दुष्प्रभाव हम देखते हैं कि इससे भूमि के बंटवारे को लेकर के और एक जो वर्गीकरण हो जाता था समाज के अंदर, वो समाज के अंदर एक जातिगत वर्गीकरण भी हमें उस समय देखने को मिलता है कि एक सभी जातियों के साथ में विशेष करके सामंत जिस जाति का होता था वह अपनी जाति वालों के साथ थोड़ा उदारतापूर्वक व्यवहार करता था, और जबकि कर वसूली के लिए अन्य के साथ में उस बड़ा कठोर व्यवहार होता था। तो उसके कारण भी प्रजा के अंदर हमें एक असंतोष फैलने का कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उसका सीधा प्रभाव राजकोष पर भी पड़ता था, क्योंकि राजकोष पर कितनी बार सामंत लोग जो थे वो समय पर अपना कर जमा नहीं करा पाते थे और उसके लिए अनेक वाहनों को भी काम में लेते थे। इस कारण से राजकोष को जितनी आय होनी थी वो आय नहीं हो पाती थी। प्रजा की निष्ठा राजा के प्रति उत्पन्न न होने देना, इससे जागीर व्यवस्था का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हम देखने को मिलता है कि कभी भी जो है वो प्रजा की जो निष्ठा थी वो सीधे सीधे राजा के प्रति उत्पन्न न हो पाई। वे सामंत को ही अपना शासक समझते थे और राजा के प्रति उनका कोई भावनात्मक संबंध जो है वो उत्पन्न नहीं हो सका। वे हमेशा सामंतों की नज़रों में ही सही ठहरने के लिए अपना प्रयास करते थे और राजा के प्रति काम पड़ने पर, जैसा कि युद्ध काल की स्थितियों में होता था कि जब सामंत लोग अपनी सैनिक सेवाएं देते थे तो उन सैनिकों की निष्ठा अपने सामंतों के प्रति होती थी, उस राजा के प्रति नहीं होती थी जिसके लिए वो युद्ध लड़ने के लिए गए। अतः ये इस तरह की चीजें थी कि जिस कारण से प्रजा की जो निष्ठा थी उसका सीधा संबंध जो था वो राजा से स्थापित नहीं हो पाता था। इस तरह हम देखते हैं कि सामंत व्यवस्था का विश्लेषण करने के बाद यह लगता है कि राजस्थान की सामंत व्यवस्था आपसी साझेदारी का रूप थी। उसका स्वरूप एक तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशेषताओं से युक्त था। इस प्रथा के राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक सेवाएं शामिल होती थी। राजा और सामंतों के बीच संबंध स्वामी और दास का न होकर के स्वकुली होता था, रक्त संबंध का होता था। निस्संदेह इस व्यवस्था में आगे चलकर कई दोष भी आ गए। सामंतों में असमानता की भावना उत्पन्न हो गई, भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती चली गई। ऐसे इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी व्यवस्था के अगर लाभ होते हैं तो उसकी कई हानियां भी उसके साथ ही जुड़ी होती है। राजस्थान की सामंत व्यवस्था ने सच्चे देशभक्त तथा वीर सेनानियों को भी जन्म दिया। अपने राजा के लिए हंसते हंसते प्राण दे देना, सर कटा देना और उसमें अपने पूरे जीवन को बलि चढ़ा देना वो अपने गौरव का कारण समझते थे। इस तरह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहा जा सकता है कि राजस्थान के भाग्य निर्माण में ये व्यवस्था एक बड़ा अच्छा मौलिक प्रयोग थी, जो दूसरी जगह की या यूरोपीय सामंत व्यवस्था से या अन्य राज्यों की सामंती व्यवस्था से बहुत ही भिन्न थी।